जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई आपका दोस्त। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 की और इसके साथ साथ हम बात करेंगे रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय और समान समुच्चय क्या होता है। देखिए, लास्ट वीडियो के अंदर हमने समुच्चय को पढ़ा था। समुच्चय क्या होता है? सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। उम्मीद करता हूँ लास्ट वीडियो आपने देखा होगा। अब उसके आगे का पार्ट इस वीडियो में हम कवर करेंगे। जैसे यहाँ दिया गया है आपको रिक्त समुच्चय क्या होता है। अब रिक्त का मतलब क्या होता है? जैसे एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। आपको बोलते ही पता लग रहा है, आपने बचपन में पढ़ा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी खाली स्थान भरिए। तो रिक्त समुच्चय कौन सा होता है? ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना आता हो। वापस बोल रहा हूं, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं आता है, आप उसे बोल सकते हो कि वो एक रिक्त समुच्चय है या वो एक एम्प्टी समुच्चय है या एम्प्टी सेट है। क्लियर हुआ? बड़ा ही सिंपल है। रिक्त से याद रखना है कि जिसमें एक भी अवयव नहीं आता है। अब इसे प्रदर्शित किस तरह करते हैं, एक बात ध्यान रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या? रिक्त समुच्चय को या तो हम इस तरह ब्रैकेट से शो करते हैं, इसके अंदर कुछ नहीं लिखना है, ध्यान रखना, इसके अंदर कुछ नहीं लिखना। या एक ग्रीक वर्ड होता है जिसे हम फाई बोलते हैं, फाई, या तो इससे प्रदर्शित करते हैं या हम ब्रैकेट बना के दर्शाते हैं। कभी भी इस तरह से नहीं दर्शाते, ध्यान रखना। ऐसा मत कर देना कभी भी, क्योंकि यहां पर इसका मतलब क्या है? बहुत से बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा, सर ऐसा लिख सकते हैं क्या या ऐसा लिख दें? नहीं, ऐसा भी नहीं लिखना है और ऐसा भी नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक अवयव है जीरो, यहां पर एक अवयव है जीरो, इसलिए ये रिक्त समुच्चय नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर एक अवयव आ चुका है। फाई भी एक तरह से अवयव हो गया और उसे आपने ब्रैकेट में लिख दिया, तो इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय नहीं हुआ। तो रिक्त समुच्चय क्या होता है? जिसमें एक भी अवयव नहीं आता। या तो हम फाई लिखेंगे या हम इस तरह से ब्रैकेट बना के छोड़ देंगे। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे x एक प्राकृत संख्या है, यहां पे मैं लिख देता हूं x एक प्राकृत संख्या। अब एक बात बताओ, ये मैंने कौन सा रूप लिखा है? ये मैंने कौन सा रूप लिखा है? आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो यहाँ पर देखिए, x एक प्राकृत संख्या है, लेकिन यहाँ पर इसने दिया है कि जो x का मान है वो 2 से 3 के बीच में आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, 2 से 3 के बीच में ऐसी कोई प्राकृत संख्या है क्या जो आती है? नहीं आती, क्योंकि प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी पॉइंटों में नहीं होती है, दशमलव में नहीं होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में एक भी प्राकृत संख्या नहीं आती है। इसलिए इसका आंसर हुआ या तो हम इस तरह से ब्रैकेट लिखेंगे या फिर हम फाई लिखेंगे। दोनों में से एक ही लिखना, ऐसा नहीं आप दोनों लिख दो, ठीक है। इसी तरह एक और उदाहरण देखो, x कॉलन एक्स स्क्वायर प्लस 1, x एक वास्तविक संख्या है। अब एक बात बताओ, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर इक्वल टू 0 होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, तो x का मान अगर मैं निकालूंगा तो रूट में -1 आएगा। आप यहाँ समझ सकते हो, अगर मैं यहाँ से x का मान निकालता हूँ तो रूट में -1 आएगा। जबकि इसने क्या कहा कि x एक वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या रूट -1 होता है क्या? नहीं होता है। अतः इसका आंसर भी कितना आएगा? फाई। क्लियर हुआ? या कोष्टक खाली। अब बात करते हैं परिमित समुच्चय की, जिसे हम फाइनाइट सेट के नाम से भी जानते हैं। परिमित समुच्चय या फाइनाइट सेट। अब मुझे एक बात बताइए, बहुत सोच के बताना। परिमित मतलब सीमित। अगर आपको 10 रुपये दिए तो आप 10 रुपये का ही सामान ला सकते हो, आपको 100 रुपये दिए तो आप 100 का ही सामान लगा सकते हो। यानी कि यहाँ पर सीमित है चीज़ें, समझ में आ रहा है। और अपरिमित यानी असीमित है। सिंपल सा, परिमित मतलब सीमित, अपरिमित मतलब असीमित। अब उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पर जैसे ये दे रखा है कि x का जो मान है वो 20 के अंदर यानी कि 20 के बराबर या 20 से छोटा, और यहाँ पर इसने दिया है कि x जो है वो किस में से बिलोंग कर रहा है? x बिलोंग करता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये सिंबल्स के बारे में बताया कि इन सिंबल्स को हम क्या क्या बोलते हैं। उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पर क्लिक करोगे आप तो आपको मिल जाएगा। तो x बिलोंग्स टू n, n यहाँ पर क्या है? प्राकृत संख्या है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो बड़ा सिंपल सा है, आपको दिख रहा है कि क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, 20 से छोटी प्राकृत संख्या है तो 11, ये आ जाएगा। 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट 20 तक। तो यहाँ पर संख्याएं सीमित है, यहाँ पर संख्याएं सीमित है, इसलिए ये क्या हुआ?
अपरिमित हुआ। क्लियर। एक और उदाहरण देखो, एक वर्ष के महीनों का समुच्चय। अब एक बात बताओ, एक वर्ष के महीनों के समुच्चय की हम बात करें तो वो भी क्या है, सीमित है। जनवरी से स्टार्ट कर लो और कहाँ तक चलता है, दिसंबर तक, तो ये सीमित हुआ। इसी तरह से अगर हम बात करें असीमित की या अपरिमित की, जिसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट आपने पढ़ा होगा, अनंत को बोला जाता है। अनंत मतलब होता है जिसका अंत ना हो। तो जैसे मैंने अगर आपसे कहा प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो आप मुझे बता सकते हो कि अंतिम प्राकृत संख्या कौन सी हो सकती है। एक बार सोच के देखो, आपके मन में जो भी नंबर आ रहा है एक बार सोच के देखो, लिख के देखो, तो आपको नहीं बता सकते कि उसका अंतिम नंबर कौन सा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक अपरिमित समुच्चय है। अगर हम लिखें प्राकृत संख्याओं का समुच्चय तो वो एक अपरिमित समुच्चय होगा, क्योंकि उसका आपको अंतिम नंबर नहीं पता, अंतिम संख्या नहीं पता है। क्लियर हुआ। तो अपरिमित क्या हुआ। अब जैसे उदाहरण के लिए मैंने यहाँ लिखा x कॉलन, ये हो सकता है आपको नीचे वाला भाग नहीं दिख रहा हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ। a आपको दे रखा है x 10 से ज़्यादा x बिलोंग्स टू n। अब मुझे एक बात बताओ, सोच के बताना थोड़ा सा। x एक प्राकृत संख्या है जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। इसको पढ़ते कैसे, ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। आई बटन पर क्लिक करके पहले वो वीडियो अच्छे से क्लियर कर लीजिए, ताकि इस वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो x का जो मान है वो 10 से ज़्यादा है। अब 10 से ज़्यादा कितना है, कहाँ तक जा रहा है, क्या आपको पता है। क्या इसमें मैंने ऐसा कुछ दिया है जिससे आप पता लगा सकते हो कि अंतिम नंबर ये यहाँ तक ही लेना है आपको। नहीं पता, नहीं पता लगा सकते। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो x का मान होगा वो कितना होगा, x का मान 10 से बड़ा, यानी कि 11, 12, 13 और अनंत तक चलेगा ये। तो ये हुआ अपरिमित नंबर। इसके बाद नीचे वाला हिस्सा हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो, तो यहाँ पर ये दिखा हुआ x, ये लिखा है a बराबर x कॉलन x की घात n, और यहाँ लिखा है n एक धनात्मक पूर्णांक है। n एक धनात्मक पूर्णांक है जिसमें 0 शामिल है, जिसमें 0 शामिल है। ठीक है। अब एक बात बताओ, x का मान n जो है वो एक धनात्मक पूर्णांक है। अब इसकी वैल्यू मैं कुछ भी रखूं और कितनी भी रख सकता हूं, उसका मान क्या आप फिक्स है क्या आपके पास कि आप इतनी ही मान रख सकते हो, इससे ज़्यादा भी रख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर लिखूं n एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि n की जो भी वैल्यू मैं लूँगा वो कहाँ से लूँगा, 0 से, क्योंकि इसने कहा है कि 0 भी शामिल है। तो n की जगह अगर मैं 0 रख दूँगा तो x की घात 0 जो कि 1 होता है, लिख सकते हैं इस तरह से। इसी तरह से n की जगह अगर 1 लिख दूंगा तो ये आ जाएगा 1, ये x आ जाएगा। समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर n एक धनात्मक पूर्णांक है और जिसमें 0 शामिल है। तो इस तरह से हम कितने मान प्राप्त कर सकते हैं, असंख्य मान प्राप्त कर सकते हैं, जिन्हें आप गिन नहीं सकते, जिन्हें आप सीमित नहीं कर सकते। इसलिए ये हुआ अपरिमित। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, समान समुच्चय। एक समतुल्य समुच्चय भी होता है, समतुल्य समुच्चय। समतुल्य में क्या होता है कि a और b में, इसमें अवयवों की संख्या, अवयव क्या होते हैं जो इसके अंदर होते हैं, जैसे ये जो है ना, ये अवयव है, ये क्या है, अवयव। तो अवयवों की संख्या जो है अगर समान होती है तो उसे हम बोलते हैं समतुल्य। समतुल्य। अब इसको थोड़ा तोड़ देते हैं, सम प्लस तुल्य, यानी कि तुलना करने पर समान आए। तो यानी जिसमें अवयवों की संख्या समान होती है उसे हम समतुल्य बोलते हैं। अब यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट है समान समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव भी समान हो, उनकी संख्या भी समान हो, उसे हम समान समुच्चय बोलते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव भी समान हो और जिसके अंदर अवयव के साथ साथ वो दोनों एक जैसे हो। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा a बराबर 1, 2 और 3 और b बराबर 3, 2, 1। तो a के जो अवयव हैं वो b में आ रहे हैं, सारे अवयव। b के जो अवयव हैं वो a में आ रहे हैं। यहाँ पर इनके नंबर्स को मत सोचना कि यहाँ पर मैंने 1, 2, 3 लिखा, यहाँ 3, 2, 1 लिखा। नंबर की बात हो रही है, अवयव की बात हो रही है। जो अवयव इसमें है, जैसे 1 इसमें है तो 1 इसमें भी है, 2 इसमें है तो 2 इसमें भी है, 3 इसमें है तो 3 इसमें भी है। ऐसा कैसा इसमें है, 3 अगर इसमें है तो 3 a में भी है, 2 b में है तो 2 a में भी है, 1 अगर b में है तो 1 a में भी। समझ में आ रहा है आपको। तो इस तरह से ये क्या हुआ कि a और b में अवयवों की संख्या समान, a और b में अवयव समान। इसका मतलब हुआ कि इसे हम बोलेंगे समान समुच्चय। क्लियर हुआ।
इसके बाद हम बात करते हैं, इसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2 4 8 और यहाँ लिखा हुआ है इस तरह से, तो क्या ये समान है क्या? बिल्कुल समान है, क्योंकि यहाँ पर n क्या दिया हुआ? प्राकृत संख्या है। अगर मैं यहाँ पर मान रखूँगा 2 की घात 1 तो 2 मिलेगा, देखो यहाँ पर है। x बराबर 2 की घात 2 रखूँगा तो 4 मिलेगा, यहाँ पर है। x बराबर 2 की घात अगर 3 लिखूँगा तो 8 है, वो यहाँ पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। और अगर ये दोनों बराबर हैं यानी कि इसको हल करने पर जो अवयव प्राप्त होंगे वो 2 4 8 फिर 16 32 64 128 256 512 1028 2056 इस तरह से चलता रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये और ये दोनों बराबर है, इसलिए समान है क्योंकि दोनों में अवयव समान है। एक बार वापस बता देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा था रिक्त समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव आपको कितने प्राप्त हो? 0, तो उसे हम बोलेंगे रिक्त समुच्चय। फिर इसके बाद आता परिमित समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसके अंदर अवयवों की संख्या सीमित हो, उसे हम बोलेंगे परिमित समुच्चय। फिर उसके बाद आता है अपरिमित समुच्चय, ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या असीमित हो, उसे हम बोलेंगे कितना? अपरिमित समुच्चय। और इसके बाद चौथा आता है आपके पास समान समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें दोनों में अवयवों की संख्या समान हो, दोनों में अवयव भी समान हो। ऐसा नहीं है कि इसमें एक अवयव अलग, एक भी अगर एक्स्ट्रा हुआ तो वो समान नहीं होगा। क्लियर? तो दोनों में अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रश्नावली 1.2 की। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा रिक्त समुच्चय है और कौन सा रिक्त समुच्चय नहीं। सबसे पहले वीडियो को पॉज करोगे, क्वेश्चन करके देखोगे, अगर आपको आता है और फिर मिलान करके देखिए कि क्या आपने सही किया या गलत किया। क्लियर? आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि क्या 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं प्राकृत संख्याओं की। तो प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती? 1 2 3 4 5, लेकिन इसने कहा विषम प्राकृत संख्याएं। तो विषम प्राकृत संख्याओं कौन कौन सी? 1 3 5 7 9। एक बात बताओ, ये सारी विषम प्राकृत संख्याएं, क्या इनमें 2 का भाग जाएगा? क्या नहीं जा सकता। तो इसका मतलब क्या ये रिक्त समुच्चय है क्या? हाँ, ये रिक्त समुच्चय है, क्योंकि इसमें से कोई भी अवयव हमें प्राप्त नहीं होगा। तो जो रिक्त समुच्चय है उसे मैं टिक से मार्क कर रहा हूँ, जो रिक्त समुच्चय नहीं है उसे मैं क्रॉस से काट दूंगा। क्लियर हुआ? ये हुआ आपका फर्स्ट वाला। अब अगर हम बात करें इसके सेकंड वाले की, तो दूसरा भाग आपको दिया गया है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याएं, सम अभाज्य संख्या कौन सी? ऐसी संख्याएं जिसमें केवल 2 संख्याओं का भाग जाता हो, एक तो खुद का और दूसरा भाग जाता हो किसका? एक तो खुद का जाएगा और दूसरा जाता है 1 का। ठीक है, तो सम अभाज्य संख्याएं केवल एक ही हो सकती है आपकी, और वो है 2। अब यहाँ पर आपने बताया कि सम अभाज्य संख्या जो है वो क्या है? 2। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अवयव आ गया, और अगर अवयव आ गया तो इसका मतलब हुआ कि ये रिक्त नहीं हुआ, और रिक्त नहीं होगा तो हम इसे काट देंगे, सीधी सी बात। इसके बाद तीसरे वाले की अगर हम बात करें, तो तीसरा आपको दिया गया है कि x का जो मान है वो 5 से तो छोटा होना चाहिए, और x का जो मान है वो 7 से बड़ा होना चाहिए, और x जो है वो एक प्राकृत संख्या है। तो इन दोनों को मिलाकर हम लिखते हैं, कि ये आपने x लिख दिया, x का मान जो है वो 5 से छोटा और 7 से बड़ा। अरे भाई, ऐसा भी कभी आपने देखा है क्या? कि x का मान 5 से तो छोटा हो लेकिन 7 से बड़ा हो? 5 से छोटे लेंगे 4 की, लेकिन ये 7 से बड़ा नहीं होता। इसका मतलब ऐसी कोई संख्या ही नहीं बनेगी। जब ऐसी कोई संख्या ही नहीं बनेगी तो आप क्या कह सकते हो कि ये एक रिक्त समुच्चय है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एक संख्या नहीं आएगी। क्लियर? तो इसे समझने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख देते हैं हम फाई, इसको भी हम लिख देते हैं फाई। अब बात करते हैं इसके चौथे वाले की, और चौथा वाला पार्ट आपको दिया गया है, किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु क्या होता है। सिंपल सी बात है, अगर किसी भी 2 संख्याएं हैं और उनके अगर उभयनिष्ठ बिंदु की बात करें, किसी 2 समांतर रेखा, ये 2 समांतर रेखा है, इन दोनों के उभयनिष्ठ बिंदु की बात करो। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन।
जब ये दोनों टच ही नहीं करेगी तो इनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु, इनका कोई कॉमन बिंदु नहीं आएगा। इसका मतलब हुआ जब कॉमन बिंदु नहीं आएगा तो इसका मतलब सिंपल सा कि इनका जो समुच्चय है वो क्या बन जाएगा, रिक्त समुच्चय, क्योंकि कोई भी कॉमन बिंदु नहीं आया है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये भी एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। प्रश्न संख्या 2 आपको दिया गया है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। अब यहाँ पर जैसे पहला आपको दिया गया है वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीनों का परिमित मतलब होता है सीमित, परिमित मतलब होता है सीमित, आप इसको बोल दो सीमित, ठीक है, ध्यान रहेगा। और अपरिमित मतलब कितना होता है, असीमित, ठीक है। तो पहला वाला आपको दिया गया है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय। अब एक बात बताइए, वर्ष के महीने सीमित होते हैं या असीमित होते हैं? सीमित होते हैं, तो सीमित को हम क्या बोलते हैं, परिमित। तो पहला वाला क्या हुआ, परिमित। इसी तरह अगर हम बात करें दूसरे वाले की, आपको दे रखा है 1 2 3 और फिर डैश डैश डैश, ये कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। ये क्या हुआ, अपरिमित। क्यों, क्योंकि यहाँ पर निश्चित नहीं है कि अंतिम नंबर कौन सा है। इसी तरह तीसरे की बात करें तो तीसरा देखो 1 से 100 तक की गिनती दे रखी है, बीच में डैश 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 दिया हुआ है, लेकिन आपको पता है कि पहला अंक क्या है, आपको पता है लास्ट वाला अंक क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि तीसरा वाला जो है वो क्या बनेगा, आपका परिमित। इसी तरह से चौथे की बात करें तो 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांक, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ 10 से ज़्यादा कितनी गिनती हो सकती है, तो 10 से ज़्यादा प्राकृत संख्या कितनी हो सकती है, तो अनंत हो सकती है या अपरिमित हो सकती है। तो आप क्या बोल सकते हो कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय क्या होगा, अपरिमित, क्योंकि आप अंतिम चीज़ नहीं बता सकते, अंतिम संख्या नहीं बता सकते। इसी तरह अगर हम बात करें पांचवी की, आपको दिया गया है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अब 99 से छोटा बोल ही रहा है, इसका मतलब संख्याएं सीमित है, और सीमित है तो परिमित है। क्लियर, इस तरह से दूसरा हुआ आपका क्लियर। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। प्रश्न संख्या 3 में आपको दिया गया है, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। ठीक है, तो x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष के समांतर हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, जितनी हमारी इच्छा हो। जब जितनी इच्छा हो तो हमारी तो इच्छा बहुत सारी होती है, मतलब आपकी अगर आपसे पूछा जाए ना कि आप क्या क्या लेना चाहोगे, क्या क्या खरीदना चाहोगे, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा हो तो आप क्या बोलोगे कि मैं बहुत कुछ खरीदना चाहता हूँ। तो ऐसा ही यहाँ पर भी एक्स अक्ष के समांतर हम चाहें जितने खींच सकते हैं। इसका मतलब संख्या निश्चित नहीं है। आप क्या कहोगे कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय जो है वो क्या हो गया, वो हुआ अपरिमित समुच्चय। इसी तरह से अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर आपको पता है 26 है। जब संख्या निश्चित है तो इसका मतलब क्या है, परिमित है, सीमित है तो परिमित हो गया। इसी तरह से उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। अब 5 के गुणज कितने हैं, बहुत सारे होते हैं। कितने हो सकते हैं, अनंत तक हो सकते हैं, तो क्या हुआ, अपरिमित। क्लियर। फिर इसी तरह पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब पृथ्वी पर कितने जानवर रहते हैं, सीमित मात्रा में रहते हैं, क्योंकि पृथ्वी सीमित है तो इसका मतलब उस पर जो रहने वाले जानवर है वो भी सीमित ही होंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या हुआ, ये भी एक क्या बोलते हैं इसको, सीमित यानी कि परिमित समुच्चय हुआ। इसी तरह से अगर हम बात करें मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, तो मूल बिंदु से हम कितने भी वृत्त खींच सकते हैं, एक निश्चित संख्या से भी ज़्यादा। जैसे आप अगर मैं आपसे कहूँ कि एक लाइन पर, एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, तो अपरिमित होते हैं। इसी तरह से एक बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त कितने हो सकते हैं, मूल बिंदु से कितने हो सकते हैं, अपरिमित हो सकते हैं। क्लियर हुआ। तो ये था आपका प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3। अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 4 की। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। प्रश्न संख्या 4 आपको दिया गया है, ए और बी बराबर है या नहीं आपको बताना है। अब जैसे पहले की अगर हम बात करें तो पहला ए बराबर आपको कितना दिया गया है, ए बी सी और डी, और बी बराबर आपको कितना दिया गया है, डी सी बी ए। चूँकि मैंने आपको पहले बताया था कि अवयव आगे पीछे हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि इसमें जो अवयव हैं चारों, वही चारों अवयव इसमें आ रहे हैं। अतः आप बोल सकते हो कि ए और बी आपस में क्या है, बराबर है।
इसी तरह से दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा आपको दिया गया है ए आपके पास कितना है 4, 8, 12 और 16 और बी आपके पास कितना है, बी आपके पास है 8, 4, 16 और 18। अब एक आप देखो कि ए का एक अवयव 18 जो है वो बी में ए में नहीं है, इसका मतलब है कि ए और बी जो है वो आपस में बराबर नहीं है। क्लियर हुआ। इसी तरह से अगर हम बात करें तीसरे वाले की, तीसरा आपको दिया गया है 2, 4, 6, 8, 10 x सम धन पूर्णांक है और x का मान जो है वो क्या है आपका, ए कितना है आपके पास 2, 4, 6, 8 और 10 और b आपके पास कितना दिया हुआ है कि x जो है सम धन पूर्णांक, सम धन पूर्णांक और x का जो मान है वो क्या है 10 से छोटा। अब एक बात बताओ जो कि बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर 10 से छोटे संख्या की हम बात करें तो यहाँ पर b की बात कर रहा हूँ मैं, तो b कितना है समधन पूर्णांक और 10 से छोटा, तो 10 से छोटा क्या होता है 2, 4, 6, 8। अच्छा 10 से छोटा या उसके बराबर 10। अब इसमें देखो क्या है 2, 4, 6, 8, 10, इसमें भी क्या है 2, 4, 6, 8, 10। इसका मतलब है कि a और b आपस में क्या है बराबर है। क्लियर हो गया। तो ये आपके पास था तीसरा। इसके बाद अगर हम चौथे की बात करें यहाँ पर a और b, ठीक है। अगर हम चौथे की बात करें तो चौथा आपको दिया गया है x संख्या 10 का एक गुणज है और b आपको दे रखा है 10, 15, 20, 25, 30। अरे भाई दिख रहा है कि ये 10 का गुणज है तो इसमें होगा 10, 20, 30, 40, 50 इसी तरह से होगा। और आपके पास जो b है वो आपको दे रखा है 10, 15, 20, 25। अब एक बात बताओ इसमें 15 है, इसमें दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब a और b बराबर नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन था प्रश्न संख्या चौथा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 5। आइए दोस्तों अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। प्रश्न संख्या 5 आपको दिया गया है, a आपको दिया है a 2 और 3 है और b आपको दिया गया है x² + 5x + 6 का एक हल है। तो सबसे पहले b को हल करते हैं कि b एक्चुअल में आ कितना रहा है। तो x² + 5x + 6 = 0। तो यहाँ पर आपको क्या करना है इसके गुणनखंड। तो x² + 3x + 2x, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो x + 3 और इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो x + 3 = 0। तो एक तो बन गया x + 3 और एक बन गया x + 2। तो इसका मतलब x का मान आया -2 और -3, यानी कि b आपके पास आएगा -2 और -3। जबकि आपको दिया गया है क्वेश्चन में 2 और 3 बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि a और b आपस में बराबर नहीं है। तो बड़ा सिंपल सा है, छोटे छोटे से कंसेप्ट है आपको जो याद रखने। अब जैसे फॉलो है, ये आपने ए दे दिया, बी आपको ये दे दिया। अब ये कौन से रूप है इसका, ये इसका समुच्चय। इस समुच्चय कौन सा है, ये वाला निर्माण रूप, और ये वाला कौन सा है इसका रोस्टर रूप। अब इसका अगर रोस्टर रूप बनाएंगे तो यही बनेगा क्या, बड़ा सिंपल सा है। इस फॉलो को देखो ध्यान से, FOLLOW, ठीक है। अब इसका अगर मैं समुच्चय निर्माण का अगर मैं वो बनाऊंगा रोस्टर रूप, तो देखो F एक बार लूँगा, O एक बार लूँगा, L एक बार लूँगा, W एक बार लूँगा, ऐसा ही लूँगा। तो इसका मतलब FOLW और यहाँ पे भी देखो FOLW। इनका क्रम का कोई मतलब नहीं है, आपको तो सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है। तो A और B जो है वो क्या है आपस में बराबर है। क्लियर। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क है। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि वो क्वेश्चन आपको आया या नहीं आया। अगर इस वीडियो में आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो व्हाट्सएप के थ्रू मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। क्लियर। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी इसके आगे के टॉपिक के साथ। जय हिंद।